दुल्हन के चेहरे पर अलग ही रौनक और खुशी छलकती है। और आज कितना खास दिन, जिसका हर लड़की को बेसब्री से इंतजार होता है। उस दिन भी चाहत के चेहरे पर बेचैनी और परेशानी अलग ही छलक रही थी। अरमान के भी माथे पर पसीना आ रहा था। परेशान तो वो भी था, मगर उसने अपनी परेशानी जाहिर नहीं होने दी। कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है। चाहत सोच ही रही थी कि उसे अपने मम्मी पापा और बाकी परिवार वाले नजर आए। तब जाकर कहीं उसके दिल को सुकून आया। पर वह शायद कुछ ही पल के लिए था। सब आ तो गए थे, मगर सबके चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। शादी के माहौल वाली खुशी तो किसी के भी चेहरे पर झलक ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद जब चाहत की बहनें, मामा की, काका की, बुआ की बेटियां सब चाहत से मिलने आईं, तो उसे पता चला कि सच में शादी में बहुत बड़ा झमेला हो गया है। उसकी ममेरी बहन ने बताया कि इन सब ने फंक्शन स्टार्ट कर दिया और हमें बुलवाने के लिए भेजा ही नहीं। हम कब से रेडी होकर बैठे थे, कोई लिवाने ही नहीं आया। फिर काफी देर बाद ये लोग आए, तो इसी बात पर से कहा सुनी हो गई थी। बात इतनी बढ़ गई थी कि बारात वापस लौट रही थी, मगर फिर तेरे जेठ ने हाथ जोड़कर माफी मांगी तो सब मान गए। इतने पर उसकी दूसरी बहन काका की बेटी मीनल ने उसे टोका और कहा कि उसे अभी ये सब बातें मत बता। आज उसकी जिंदगी का इतना खास दिन है, उसे खराब मत कर। फिर मीनल ने चाहत से कहा, चाहत तू इन सब बातों पर ध्यान मत दे। तेरी लाइफ का आज बहुत बड़ा दिन है। तू जीजू के साथ मिलकर अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत कर। अपने नए रिश्ते पर फोकस कर। ओके। चाहत की आंखों में कई सारे आंसू थे। वो खामोश थी। आखिर उसकी ही शादी में ऐसा क्यों हुआ? क्या सब कुछ ठीक तरीके से नहीं हो सकता था? कुछ देर बाद फिर विदाई की रस्म हुई। चाहत ठीक से अपनी मम्मी से बात भी नहीं कर पाई। विदा होते वक्त उसकी आंखों में कई सारे आंसू थे और उसकी नज़र बार बार उसकी मम्मी पर ही ठहर जाती। आखिर सबसे ज़्यादा प्यार वह अपनी मम्मी से ही करती थी। और उसके मन में एक ख्याल आया कि कहीं मैंने गलत घर में तो शादी नहीं कर ली। हे भगवान, न जाने आगे क्या होगा। कुछ ही पल में चाहत सबसे विदा होकर अरमान के साथ कार में बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी जारी ही थे। अरमान ने उसे अपना रुमाल दिया आंसू पोंछने के लिए। चाहत ने एक नज़र उसकी ओर देखा और अपने आंसू पोंछ लिए। वह भी उसे ही देख रहा था। चाहत ने अपनी नजरें फेर लीं, मगर वह तो सिर्फ चाहत पर ही अपनी नजरें जमाए रखना चाहता था। और रखे भी क्यों ना, आखिर अब तो वो उसकी पत्नी है। इतने में गाड़ी घर पर जा पहुंची। सबने बड़े अच्छे और खुशी से नई दुल्हन का स्वागत किया। इस कहासुनी के चक्कर में कुछ रस्में हुई और कुछ हो ही नहीं पाई, मगर चाहत और अरमान का खुशी से वेलकम हुआ। उन दोनों ने ही मिलकर शादी के सेलिब्रेशन की खुशी में केक कट किया और फिर सबने उन्हें उनके रूम तक छोड़ दिया। अब चाहत और अरमान दोनों ही एक साथ अपने रूम में थे। चाहत अपने रूम की खिड़की में से आसमान के चांद को देख रही थी। आज शादी में जो कुछ भी हुआ, उसे लेकर उसके मन में काफी सारे सवाल थे। उन सब सवालों को लेकर वह इस रिश्ते में आगे कैसे बढ़े, यही सब विचारों और ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी अरमान ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ठीक तो हो चाहत? हम अरमान, देखो जो हुआ सो हुआ। अब हमें इस बात पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। और चाहत, कैसे इग्नोर कर दूं ये सब कुछ? देखो, मुझे कुछ वक्त चाहिए, तुम समझ रहे हो ना? अरमान कुछ कहना चाहता था, पर फिर कहते कहते रुक गया और फिर बोला, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अरमान और चाहत दोनों ही बेड की अपनी अपनी साइड पर करवट करके सोए हुए थे। नींद दोनों की ही आंखों से कोसों दूर थी। कितने सपने संजोए थे इस पल के लिए दोनों ने, वह सारे के सारे टूट कर चूर हो गए। वहीं बाजू में कोई टेरेस पर गाने सुन रहा था, जिसकी धीमी आवाज चाहत और अरमान के कानों में भी आ रही थी। जो गाना बज रहा था, उसके बोल जैसे चाहत और अरमान के लिए ही बनाए गए हों। गाने के बोल थे, मिलके भी हम ना मिले तुमसे जाने क्यों, मीलों के हैं फासले तुमसे ना जाने क्यों,
चाहत और अरमान दोनों ही अजीब से जज्बातों से गुजर रहे थे। एक दूसरे के करीब होकर भी इतने दूर थे। दोनों ही एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते थे। शायद चाहने भी लगे हों, मगर परिस्थितियों के आगे मजबूर थे। इतनी खास रात और उस पर बीवी का साथ और अधूरी मुलाकात, इसे कहते हैं वक्त और हालात। दोनों ने ही एक दूसरे की ओर करवट की और उनकी निगाहें आपस में जा टकराईं। अरमान ने एक नज़र चाहत को देखा और फिर अगले ही पल उस ओर पलटकर अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि कुछ देर और वह रुकता तो अपने जज्बातों पर काबू पाना मुश्किल होता। चाहत ने भी करवट ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी अपनी सोच में दोनों गुम थे। न जाने कब उन्हें नींद आ गई और वह सो गए। अगली सुबह चाहत और अरमान दोनों ही तैयार होकर नीचे आ गए। उन्होंने अपने से बड़ों का आशीर्वाद लिया और फिर उनके साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद अरमान की मम्मी ने उससे कहा, शादी के बाद की कुछ रस्में हैं, वह तुम दोनों पूरी कर लो। फिर अरमान बेटा, चाहत को मौसी के घर ले जाना, उनसे मिला लाना, ठीक है? उनका आशीर्वाद भी जरूरी है तुम दोनों के लिए। अरमान, जी ठीक है। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को मिलकर एक रस्म करनी होती है। असल में शादी से पहले घर के बाहर लाल कपड़े में नारियल, खड़ी सुपारी और शगुन के पैसे एक साथ बांधकर उसके चारों कोनों को ऊपर से बांध दिया जाता है। उसे ही शादी के बाद नए शादीशुदा जोड़े को एक साथ खोलना होता है। अब चाहत और अरमान दोनों साथ में उस रस्म को करने कुर्सी पर से खड़े हो जाते हैं। दो तरफ के कोनों को अरमान ने खोल दिया और दो तरफ की चाहत ने। चाहत को साड़ी पहनने का शौक तो था, मगर उसे संभलती नहीं थी, तो उसने सलवार सूट पहना हुआ था। वो उतरने के लिए जैसे ही पलटी, उसका पैर उसकी चुन्नी पर रख गया और उसका बैलेंस बिगड़ा। वो गिरने ही वाली थी कि अरमान ने उसे संभाल लिया। चाहत की दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उससे कुछ बोलते ही नहीं बना। वह उसका हाथ पकड़कर संभल कर उतरी। एक अजीब सी हलचल मची हुई थी उसके और अरमान के दिल में। उफ, ये दूरी और नज़दीकी, अरमान ने मन ही मन सोचा और फिर उससे कहा, थोड़ा संभल कर, अभी चोट भी लग सकती थी तुम्हें। चाहत, हम रस्म निभाने के बाद चाहत और अरमान उनकी मौसी का आशीर्वाद लेने उनके घर पहुंच गए। कुछ देर बाद अरमान के बाकी परिवार वाले भी वहीं आ गए। वह लोग जब भी कुछ सेलिब्रेट करना होता था तो साथ में ही किया करते थे। दोनों परिवार ने साथ मिलकर वक्त बिताया, एंजॉय किया, क्योंकि कल से सब काम में व्यस्त हो जाएंगे। तो आज सबने साथ मिलकर रहना ठीक समझा। कल की बात का किसी ने न जिक्र किया, न चाहत से उस बारे में कुछ कहा। चाहत भी इन सब से अब खुश थी। इस बीच चाहत की मम्मी का कॉल भी आया था उसका हाल जानने को। उसकी मम्मी ने उससे पूछा भी कि किसी ने कल जो हुआ उसके लिए कुछ कहा तो नहीं तुझे। इस पर चाहत ने ना में जवाब दे दिया। फिर रात का डिनर करके चाहत और उसके ससुराल वाले घर लौट आए। शादी की थकान थी तो सभी 9 बजे ही सो गए। आज चाहत और अरमान को भी बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। दिन यूं ही बीत रहे थे। ससुराल में भी शुरू में सब कुछ ठीक ही चल रहा था। चाहत के पेरेंट्स ने पहले ही कह दिया था उसके ससुराल वालों को कि उसे रोटी बनानी नहीं आती, सिर्फ वह थोड़ी बहुत सब्जी बना लेती है, ज़्यादा कुछ उसे बनाना नहीं आता। इसीलिए खाना बनाने का काम भाभी ही किया करती थी। वह साफ सफाई और बर्तन धो दिया करती थी। अब ससुराल है, खाली तो बैठ नहीं सकते, कुछ तो करना ही होगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। रोज सुबह अरमान काम पर चला जाता और रात को आने में कभी कभी देरी भी हो जाती। ज्यादा वक्त वह दोनों साथ में बिता नहीं पाते। एक रात चाह सोचने लगी, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, पर मेरे और अरमान के बीच तो अभी भी दूरियां वैसी की वैसी ही हैं। हे भगवान, अब आप ही कुछ करो। मैंने जबरन ही हमारे रिश्ते के बीच में इतने फासले बढ़ा लिए। फिर वह अपने आप यूं ही बड़बड़ाते हुए कमरे की ओर जा रही थी। मगर अरमान को भी कमाल का बंदा बनाया है आपने। मतलब मैंने दूर रहने को कहा तो बिल्कुल आज्ञाकारी पतियों की तरह मेरी बात मान ली। जरा भी फिल्मी हीरो की तरह नहीं है। किसी तरह से अपनी हीरोइन को मना लें। यहाँ तो खुद ही रूठो और फिर खुद ही मान भी जाओ। गुस्से में बड़बड़ाते हुए जो अरमान से टकराई कि सीधे उसे लेकर बेड पर जा गिरी। अरे संभल कर,
और ये क्या बड़बड़ाते जा रही थीं? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अरमान ने कहा। चाहत, तुम में। अरमान, क्या? चाहत, मतलब मैं शादी वाली रात से गुस्से में हूँ, तो यूं ही सदा गुस्से में ही रहने दोगे मुझे? मना नहीं सकते? अरमान, मुझे कहाँ मनाना आता है? मैंने तो कहा था तुमसे कि इस बात पर तवज्जो मत दो, मगर तुम ही उसे लेकर बैठी रहीं, तो मैं क्या करता? चाहत, तुम ना साउथ इंडियन हीरो की तरह हो, एटीट्यूड दिखाने वाले। तुम्हें किसी की चाहत नहीं है क्या? अरमान, है ना तुम्हारी। अभी तक चाहत का मूड थोड़ा गुस्से वाला था। इतने दिनों से उसे अरमान से अपने मन मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, तो मगर फिर अरमान के बोले गए एक शब्द ने उसका मूड बदल दिया। चाहत शर्माते हुए, तो फिर कोशिश क्यों नहीं करते इस चाहत को पूरी करने की? अरमान को तो बस मौका चाहिए था, या फिर कह लो चाहत की तरफ से कोई इशारा। चाहत और वो पहले ही तो एक साथ बेड पर गिरे थे। उसने अपनी बाहों का घेरा उसकी ओर बनाया और कहा, तो लो, अब पूरी कर देते हैं। अगली सुबह, आज की सुबह में कुछ तो खास बात थी। चाहत और अरमान दोनों के ही चेहरे खिले खिले से थे। चाहत कभी अरमान की ओर देखकर मुस्कुरा देती, तो कभी शर्मा कर नजरें झुका लेती। उसकी आंखें काफी कुछ बयान कर देती थीं। अरमान और चाहत दोनों ही खुश थे। अब हर रोज चाहत को अरमान के घर आने का इंतजार रहता था। अरमान का काम कुछ ऐसा था कि कभी कभी उसे आने में देरी भी हो जाती थी। ये बात चाहत को पसंद नहीं थी। उसने एक दो बार अरमान से कहा भी कि आप जल्दी आ जाया करिए, मुझे अकेले में डर लगता है। तो उस पर अरमान ने कहा कि उसमें डरने की क्या बात है? नीचे मम्मी हैं, पापा हैं, भाभी और बच्चे हैं। तुम कोई अकेली तो हो नहीं? चाहत, हाँ, पर रूम में तो अकेली ही रहती हूँ, और फिर आपके बिना नींद भी नहीं आती। अरमान, अच्छा ठीक है। और हाँ, हम 2 दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं। चाहत, हम मतलब? अरमान, मतलब कि मैं और तुम। वैसे भी शादी के बाद हम कहीं एक साथ गए भी नहीं। कुछ काम के सिलसिले में जाना है तो तुम भी चलो। चाहत, सच? अरमान, हम। चाहत इस बात से इतनी खुश हो गई जैसे अरमान उसे मुंबई नहीं, दुबई लेकर जा रहा हो। छोटी छोटी चीजों में ही इतना खुश हो जाती है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। 2 दिनों बाद चाहत और अरमान दोनों मुंबई के लिए निकल गए। उनकी शाम की ट्रेन थी। अगले दिन सुबह 5 बजे वह मुंबई पहुंच गए, और जिस दिन वह पहुंचे वो तारीख भी बहुत खास थी, क्योंकि वह दिन वैलेंटाइन था, प्यार करने वालों का दिन, और दो प्यार करने वाले साथ साथ थे। इस बात से चाहत और भी ज्यादा खुश थी। मुंबई में तो वैसे भी ऑल टाइम रेस रहता है। ऐसे में चाहत और अरमान दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। ट्रैफिक भी इतना था कि एक बाइक वाले ने तो उन दोनों को ये तक कह दिया, ओ लैला मजनू, जरा देख कर चलो। अरमान और चाहत उसे कुछ कहते इससे पहले ही वह तेजी से निकल गया। इसके बाद अरमान चाहत को बर्तनों के बाजार में ले गया। वहां वह बर्तनों के व्यापारियों से बर्तनों के मोल भाव करने में लग गया। कुछ सामान उसने ट्रांसपोर्ट में रखवा दिए, तो कुछ अपने साथ ले लिए। ये सबसे अब चाहत बोर होने लगी। उससे रहा नहीं गया, तो उसने अरमान से कह ही दिया, आपको यहाँ भी अपने काम की पड़ी है। अगर आपका हो गया हो तो कहीं घूमने चलें। इतनी दूर आए हैं, फिर ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अरमान कम ही बोलता था। उसने बस मुस्कुराकर हाँ कह दिया। कुछ देर बाद अरमान और चाहत गेटवे ऑफ इंडिया गए। काफी चहल पहल थी वहाँ। काफी सारे जोड़े थे वहाँ जो एक दूसरे में गुम थे, और हो भी क्यों ना, आज का दिन ही कुछ खास था। अरमान और चाहत ने वहाँ फोटो खिंचवाई। फिर वह दोनों ने वहाँ से एलिफेंटास केव्स जाने का डिसाइड किया। ये बात चाहत को उसकी चचेरी बहन कनक ने कही थी कि मैं भी तेरे जीजू के साथ वहाँ घूमने गई थी। बहुत अच्छा है वहाँ, तू जरूर जाना। एलिफेंटास केव्स जाने के लिए अरमान और चाहत एक नाव में जा बैठे। और भी कई सारे कपल थे वहाँ, और काफी सारी नाव एक के बाद एक जाने के लिए निकल रही थीं। बहुत ही हसीन लम्हे थे वहाँ। समुद्र की लहरें, ठंडी ठंडी हवा, और उड़ती हुई बतखें जिन्हें कई सारे लोग खाने को दाना डाल रहे थे। काफी सुंदर नजारा था वह। अरमान भी उसी नजारे को देख रहा था, और चाहत भी।
मगर बीच बीच में चाहत अरमान की ओर भी देख लिया करती थी। मगर अरमान तो व्यूज एंजॉय करने में लगा था। अरमान की नज़रें बस उसी पर हों, जैसा कि मूवी या किसी सीरियल में होता है कि हीरो की नज़र बस हीरोइन पर ही होती है। वो गाना भी है ना, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखें। चाहत मन ही मन ये सोच रही थी, हकीकत में और ख्वाब में कितना फ़र्क होता है। ख्वाब वो जो हम खुली आंखों से देखते हैं, और हकीकत जो एक सच्चाई होती है हमारे असल जीवन की। कुछ देर बाद वह लोग कैब्स पहुंच गए। काफ़ी प्राचीन गुफा थी वहाँ। वहाँ के एक गाइड ने बताया, और भी काफ़ी सारी वहाँ से जुड़ी बातें वह बताता चला गया। फिर चाहत ने वहाँ के काफ़ी सारे पिक्स अपने मोबाइल में कैद कर लिए। फिर वह वापस लौट आए। रात को उन्होंने एक अच्छे से होटल में डिनर किया, और फिर वह अरमान के किसी रिश्तेदार के वहाँ रुके थे, वहीं सोने चले गए। अगले दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही अरमान अपने काम से फ्री हुआ, वह दोनों घूमने निकल गए। उन्होंने अपने भाई के लिए एक टी शर्ट ली और भाभी के लिए एक बैग। और तो कुछ खास उन्हें पसंद नहीं आया, और उनके पास इतना समय भी नहीं था, तो उन्होंने कुछ ज़्यादा लिया नहीं। फिर रात की उनकी ट्रेन थी, तो वह जल्दी से डिनर करके स्टेशन पहुंच गए। रात के 12 बजे की ट्रेन से वह सोमनपुर के लिए निकल गए। चाहत और अरमान सुबह सुबह अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने कुछ देर आराम किया। फिर भाई और भाभी के लिए वह जो लाए थे उन्हें देकर वहाँ की काफ़ी सारी बातें उन्हें बताईं। फिर वह अपने अपने काम पर लग गए। 2-3 दिन तो सब ठीक रहा। अब चाहत से सुबह जल्दी उठते नहीं बनता था। वह रोज 8 बजे उठती, फिर फ्रेश वगैरह होकर 8:30 बजे तक नीचे पहुंचती। उसका और अरमान का रूम ऊपर था, और बाकी सबके रूम और किचन नीचे था। अब जब तक चाहत नीचे जाती, तब तक हेतल भाभी का काफ़ी हद तक का काम हो चुका होता। चाय नाश्ता हो जाता, रोटी बन जाती, बच्चे रेडी होकर स्कूल चले जाते। इस बात से भाभी थोड़ी थोड़ी चाहत से खफा रहने लगी। वह काम करती तो चाहत उनके पास किचन में खड़ी रहती, पर ना भाभी उसे कुछ सिखाती ना उससे बात करती। वह अपने एटीट्यूड में रहती, तो चाहत भी ज़्यादा तवज्जो ना देकर हॉल में जाकर बैठ जाती। चाहत को ज़्यादा काम नहीं आता था, तो वो अपनी सास से पूछ पूछ कर थोड़ा थोड़ा कर लेती। घर में सबसे ज़्यादा उसका सपोर्ट उसकी सास ही करती। कभी उसे किसी चीज़ के लिए गलत नहीं बोलती, मगर उन्हें चाहत की कोई बात अच्छी नहीं लगती तो वह सीधे सीधे उससे नहीं कहती, घर में किसी को भी सिखा देती। फिर उनके बदले वह उससे बोल देता। एक दिन की बात है, रोज की तरह आज भी चाहत 8:30 बजे नीचे पहुंची। अब ये बात चाहत की सास को भी नहीं भाती थी। वह सामने से तो उससे काफ़ी मीठी बनकर रहती, तो वह कैसे बोलती। इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने पति को इस बारे में सिखा दिया कि आप बोलना। अब चाहत जैसे ही हॉल में आई, उसके ससुर जी धीरज जी, जो कि अपने नाम के बिल्कुल ही विपरीत स्वभाव के व्यक्ति थे, उन्होंने चाहत से कहा, ये क्या रोज से देर से उठती हो, सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। आधी से ज़्यादा दुनिया जल्दी उठकर काम से लग जाती है। नेहा जी बस करिए जी, कुछ भी बोलते हो आप। धीरज जी, क्यों बस करूं मैं, कोई कुछ बोलता नहीं तो बस चल रही है अपनी मनमानी। चाहत तो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसकी नजरें नीचे थीं और आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। उसके ससुर जी का ऐसा रूप वह देखकर शॉक्ड रह गई। वह चुपचाप रोती हुई अपने कमरे में चली गई, जहां अरमान अभी तक सो रहा था। उसके एकदम से आने की आवाज से वह उठ बैठा और उसने पूछा, अरमान स्वाद छे, केम रो रही छे, कोई ये कईपन बोलूं तने। चाहत अरमान को देखकर और हिचकियों से रोने लगी और रोते रोते सारी बातें बताने लगी। अरमान ने किसी तरह से उसे गले से लगाकर चुप कराया। अब वह अपने पापा को क्या ही बोलता, उन्हें तो वो कुछ बोल ही नहीं सकता, और वह घर में सबसे छोटा भी था, तो उसने चाहत को ही समझाना बेहतर समझा। उसने धीरे से उसे समझाया कि रोना बंद करो और टेंशन भी मत लो, कल से जल्दी उठ जाना, ओके। चाहत ने उसकी ओर देखा। उसे अरमान से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने चाहा था कि वह उसका साथ देते हुए इसके पिताजी को कुछ कहेगा, मगर उसने तो चाहत को ही। फिर भी चाहत ने उससे कहा कि जिस तरह से तुमने मुझसे कहा, उसी तरह से तुम्हारे पिताजी भी मुझसे बोल सकते थे कि कल से जल्दी उठ जाना।
तो मैं उठ जाती। जिस तरीके से उन्होंने मुझसे कहा ना, वो तरीका गलत था। अरमान, मैं जानता हूँ, मगर अब क्या कर सकते हैं, वह ऐसे ही हैं। फिर जब उसके पिताजी दुकान चले गए, तब अरमान चाहत के साथ नीचे आया और उसे चाय नाश्ता कराया और फिर काम पर चला गया। अगले दिन से चाहत थोड़ा जल्दी उठने लगी। 8:30 बजे की जगह 8 बजे तक नीचे आ जाती। हेतल भाभी न जाने क्यों उससे मुंह फुलाए फुलाए रखती, ज्यादा चाहत से बात नहीं करती, चिड़ी चिड़ी सी रहती। चाहत भी चुपचाप उनके सारे नाटक देखा करती, कुछ बोलती नहीं। हेतल भाभी सिर्फ रोटी करती और अपनी सिलाई करने बैठ जाती। सुबह से उठकर पूरे घर की झाड़ू साफ सफाई चाहत करती, बर्तन भी वही साफ करती, सब्जी भी बनाती। एक बार तो चाहत ने अपनी सास को कह भी दिया, मम्मी, भाभी सिर्फ रोटी बनाती हैं और बाकी सब मुझसे करवाती हैं। उनके मन के हिसाब का काम करती है, बाकी सब छोड़ देती हैं। कुछ बोलती नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है। आप तो बारी बांध दीजिए बस। नेहा जी, चाहत बेटा, तुम अभी नई नई आई हो, तुमसे सब काम नहीं बनेगा। फिर वह बारी के काम के अलावा और कुछ भी नहीं करेंगी। चाहत, मम्मी वैसे भी तो रोटी छोड़कर सब तो मैं ऑलमोस्ट कर ही लेती हूँ। नेहा जी, चाहत बेटा बात को समझो। चाहत, पर इससे आगे वह कुछ नहीं सुनती और इतना कहकर वह चली जाती हैं। कुछ दिन बाद एक रोज की ही तरह हेतल भाभी रोटी बनाकर सिलाई करने चली गईं। आज सुबह से ही लाइट चली गई थी। अब चाहत ने सब कुछ अकेले ही किया। घर की साफ सफाई, सुबह के बर्तन साफ किए, फिर सब्जी बनाई। जब तक लाइट भी आ गई थी, फिर वह अपनी सास के पास चली गई। वह वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी। अब सेमी ऑटोमेटिक मशीन थी, तो वह कपड़े मशीन में से निकालकर फिर साफ पानी से धोकर फिर ड्राई करती थी। चाहत भी उनकी मदद करने लगी। फिर सब काम से फ्री होकर जब चाहत अपने रूम में आराम करने गई, तो फिर लाइट चली गई। घर में इन्वर्टर तो था, मगर कुछ कनेक्शन में इन्वर्टर था, कुछ में नहीं। गर्मी के दिन थे, तो लाइट जाने से कूलर बंद हो गया था। पंखे की हवा तो ना के बराबर थी। घर में 2 एक्सटेंशन बोर्ड थे। अब एक की मदद से हेतल भाभी सिलाई कर रही थीं और एक की मदद से प्यूरीफायर भरा रहा था। अब चाहत को एक एक्सटेंशन बोर्ड चाहिए था। उसने प्यूरीफायर से भर जाने के बाद उसे वहां से लिया और उसकी मदद से कूलर ऑन कर लिया। अब जैसे ही हेतल भाभी को पता चला, उससे तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ। वह सीधा ऊपर गई और कूलर में से एक्सटेंशन बोर्ड निकाला और लेकर जाने लगी। अब कूलर बंद हुआ। चाहत ने उठकर देखा तो हेतल भाभी को टोका। उसकी सास भी वहीं थी। हेतल भाभी तो न जाने कब की चाहत पर खुन्नस खाई हुई बैठी थी। चाहत का बस बोलना हुआ कि भाभी वो बोर्ड मुझे दे दीजिए, मुझे जरूरत है। वह उस पर भड़क गईं। उन्होंने कहा चिल्लाकर, हम यहाँ गर्मी में काम करें और ये महारानी मजे से कूलर की हवा में सोए। चाहत तो हेतल भाभी का ये रूप देखकर दंग ही रह गई। वह अंदर तक हिल गई। उसने आज तक कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया था, मगर आज उसे अपने लिए स्टैंड लेना ही होगा। जैसे तैसे उसने हिम्मत करके कहा, भाभी, इतनी देर से तो आपको इसकी जरूरत नहीं थी। जब मैंने लिया तभी आपको इसकी जरूरत महसूस हुई। वैसे भी एक आप यूज करो, एक मैं। हेतल भाभी, देखो मम्मी कैसे जवाब दे रही है मुझे। फिर आगे थोड़ा रुक कर कहती है, आने को अभी 4 दिन नहीं हुए और कैसी हक जमा रही है हर चीज पर। नेहा जी, अब तुम लोग मेरा तेरा करोगे तो झगड़े तो होंगे ही। मेरा तेरा मत करो और आपस में एडजस्ट कर लो। मगर हेतल भाभी कहाँ किसी की सुनने वाली। उन्हें तो पहले ही घर में कोई कुछ बोलता नहीं। वह तो एक्सटेंशन बोर्ड लेकर जाने लगी। चाहत ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वह तो ऐसी गुस्सा दिखा रही थी कि अभी चाहत पर हाथ भी उठा देंगी। और चाहत ने कुछ बोला तो कहने लगी, मैं जेठानी हूँ, मैं मार भी सकती हूँ। आखिर में नेहा जी ने चाहत को समझाया और उसे अपने कमरे में भेज दिया। चाहत रोते हुए अपने कमरे में चली गई और आखिर चली तो हेतल भाभी की ही। वह एक्सटेंशन बोर्ड लेकर नीचे चली गई। चाहत रोते रोते अपने कमरे में आ गई। वह अब भी रोए जा रही थी। उसने अपनी मम्मी को फोन लगाया। चाहत की रोती हुई आवाज सुनकर उसकी मम्मी ने घबराकर उससे पूछा, क्या हुआ चाहत, रो क्यों रही है, कुछ हुआ है क्या? चाहत रोते हुए, हाँ मम्मी, बब्बो भाभी से मेरा झगड़ा हो गया। और बाकी की सारी बातें उसने बता दी। रुचिका जी,
क्या? बहुत अच्छे बेटा, हमने तुझे यही सिखाया है। वहाँ जाकर अच्छे से हमारा नाम रोशन कर रही है। चाहत, मम्मी पर गलती मेरी नहीं है। रुचिका जी, वो मैं कुछ नहीं जानती। तुझे बात इतनी बढ़ानी ही नहीं थी। तू अभी जा और उनसे माफी मांग। चाहत, पर मम्मी मैं क्यों माफी मांगू? मैं नहीं, मेरी तो गलती भी नहीं है। रुचिका जी, अगर तू माफी नहीं मांगेगी तो मुझसे बात मत करना। इतना कहकर चाहत की मम्मी ने गुस्से में फोन काट दिया। चाहत की मम्मी ने भी उसका सपोर्ट नहीं किया और उल्टा उसी से माफी मांगने को कहा। बिना गलती के भी चाहत अपनी मम्मी के कहने से हेतल भाभी से माफी मांगने के लिए गई। हेतल भाभी एंग्री लुक लिए अपने कमरे में लेटी हुई थी। दोपहर का समय था। चाहत उनके पास धीरे से आई और रोते हुए बोली, भाभी आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपनी बदतमीजी के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। हेतल भाभी चुप ही रहीं तो चाहत ने और जोर देते हुए कहा, आप जब तक मुझे माफ नहीं करेंगी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर कुछ देर बाद हेतल भाभी ने उससे कहा, हाँ ठीक है, अब तुम जाओ, मैंने माफ किया तुम्हें। ये सुनकर चाहत खुश हो गई। उसने अपने आंसू पोंछे और वहां से अपने रूम में आ गई। कहीं ना कहीं उसके मन में जो गिल्ट था वह दूर हो गया। उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया माफी मांगने से। मन ही मन में वह अपनी मम्मी की शुक्रगुजार हो रही थी। मम्मी की सलाह हमेशा सही ही होती है। किसी के साथ गलत करके शायद दिल को भी सुकून नहीं मिलता, मगर ऐसा वही सोचते हैं जिनका दिल साफ होता है। कुछ देर बाद जब वह नीचे गई तो उसने सुना कि हेतल भाभी के दिल में जरा सी भी नरमाई नहीं है। वह उसकी सास से कह रही थी कि उसकी मम्मी ने बोला होगा तो माफी मांगने आई थी। वैसे भी हर बात तो फोन पर अपनी मम्मी को बता देती है। चाहत तो हैरान रह गई ये सुनकर। बाप रे, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। रात को जब अरमान घर आया तो खाना खाने के बाद चाहत ने अरमान को सारी बातें बता दी। अरमान ने चाहत को समझाया, जाने दो, उन्हें जो करना है वो करने दो। तो मम्मी से पूछकर अपना काम करके अपने कमरे में आ जाया करो और रोया मत करो। तुम हंसती हुई अच्छी लगती हो। अरमान की बात अभी पूरी ही हुई थी कि अचानक से चाहत को न जाने क्या हुआ। वो जल्दी से बाथरूम में गई और फिर कुछ देर बाद जब वह लौट कर आई तो अरमान ने चाहत से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? चाहत, नहीं मुझे तो नहीं लगता। अरमान, क्यों, क्या हुआ? चाहत, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती हूँ और वॉमिटिंग भी होने लगी है। अब तो हमें टेस्ट करवा लेना चाहिए। अरमान, क्या सच में? वो तो तुम घर में भी कर सकती हो। अगर कुछ हुआ तो फिर हम चलेंगे चेकअप के लिए। चाहत, ठीक है। अगले दिन चाहत ने घर में ही टेस्ट किया और टेस्ट पॉजिटिव आया। उसने सबसे पहले ये न्यूज अरमान को दी कि वह पापा बनने वाला है। अरमान की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने चाहत को गले से लगा लिया। वो दोनों ही इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। फिर दोनों ने ये न्यूज अपने अपने पेरेंट्स को बता दी। सभी ने उन्हें बधाई दी, इस बात से अपनी खुशी जताई। अगले दिन चाहत और अरमान लेडी डॉक्टर के पास गए। वहाँ चाहत के कुछ टेस्ट हुए जिसमें उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। मैडम ने उसे कुछ टेबलेट्स लिख कर दी और वजन उठाने से मना किया। अब चाहत प्रेगनेंसी के हिसाब से ही काम किया करती थी। वैसे भी उसे वॉमिटिंग बहुत होती थी, खाना भी ठीक से नहीं खा पाती थी, वजन भी कम हो गया था उसका। मगर इन मुश्किल दिनों में अरमान का फुल सपोर्ट हुआ करता था उसे। टेबलेट्स लेने के बाद भी अक्सर वॉमिटिंग हो जाया करती थी उसे। कई बार तो उससे नहीं बनता था तो अरमान ही उसकी वॉमिटिंग वगैरह साफ कर दिया करता था। लोग तो अक्सर वॉमिटिंग वगैरह से चिढ़ जाते हैं, मगर वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। उसकी यही बात चाहत को अच्छी लगती थी। अब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं तो चाहत की ननद आने वाली थी। चाहत खुश थी क्योंकि चाहत के हिसाब से वह बहुत अच्छी थी। 2 दिन बाद मधुरा बेन चाहत की ननद आ गई। उनके 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। घर में काफी रौनक बढ़ गई थी। 5 बच्चे, उनका शोर, चाहत का दिल बहल जाता था बच्चों के साथ।
वैसे भी प्रेगनेंसी की वजह से उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। मधुरा बहन ने भी आकर उससे अच्छे से बातें की, उसका हालचाल पूछा। उसे बहुत अच्छा लगा, वह खुश भी थी। एक दिन चाहत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उसके पेट में दर्द हो रहा था। उसने अरमान से कहा कि वह उसे डॉक्टर को एक बार चेकअप करवा दे, मगर उसकी सास ने मना कर दिया, ये कहकर कि इन दिनों में ऐसी छोटी मोटी दिक्कत तो होती ही रहती है, ऐसे में बार बार डॉक्टर को दिखाना भी ठीक नहीं है। अरमान चाहत को ना तो कहता नहीं, पर अपनी माँ का कहा भी टाल नहीं सकता था। अब चाहत भी अपनी सास के खिलाफ जाकर तो कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गई। कुछ देर बाद सारी की सारी बच्चा पार्टी खेलते खेलते ऊपर चाहत के कमरे में आ गई। सभी उछल कूद करने लगे, जिससे चाहत को परेशानी होने लगी। तो उसने बच्चों को सजेस्ट किया कि वह कोई बैठने वाला गेम खेले। बच्चों ने भी उसका कहा मान लिया और उन सब ने राजा मंत्री का खेलने का तय किया, और उन्होंने चाहत से भी जिद की कि वह भी उनके साथ खेलें। बच्चों के कहने पर चाहत मान गई। वह दोनों पैरों को लंबा करके टेक कर बैठ गई और खेलने लग गई। थोड़ी देर भी नहीं हुई थी कि उसकी ननद मधुरा बेन वहां आ गई। चाहत को खेलता देख मधुरा बेन ने कहा, भाभी 12 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं बना। आपके और बच्चों के लिए जाइए कुछ बना लीजिए। तीज त्योहार होने की वजह से घर में सबके उपवास थे, बस चाहत और बच्चों का नहीं था। चाहत, बेन मेरा पेट दुख रहा है, ऐसे में मैं कैसे। मधुरा बेन, फिर खाना कौन बनाएगा। चाहत, आप मम्मी से बोल दीजिए, वो रोटी बना देंगी और आप सब्जी बना दीजिए। मधुरा बहन, कुछ नहीं, वो तो ऐसे छोटे मोटे दर्द होते रहते हैं, काम करने से तो और दर्द ठीक हो जाएगा आपका। चाहत को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फिर ना कहना चाहा तो मधुरा बेन नीचे जाकर बड़बड़ करने लगी। बच्चों के साथ खेलने में पेट नहीं दुख रहा था, काम करने में पेट दुखता है। नेहा जी ने उसे समझाने की कोशिश की तो वह बोली, ऐसे ही तो कर कर के बहुओं को बिगाड़ के रखा है आपने, करते रहना फिर जिंदगी भर उनकी खिदमतें। चाहत ने ये सारी बातें सुन ली थी। वह नीचे आई और आटा बांध दिया। उसे रोटी बेलनी नहीं आती थी, बराबर से तो उसकी ननद गुस्से में मुंह फुलाए रोटी बेलती जा रही थी और वह सेक रही थी। रोटी बनाने के बाद उसने सब्जी खुद ही बना ली। उसके पेट में दर्द भी हो रहा था, मगर उसने सहन कर लिया। उससे भी कहीं ज्यादा दर्द उसकी ननद की सुनाई हुई बातों से हो रहा था, और उनका असली और भयानक रूप देखकर भोजन करते समय भी उसकी आंखों में आंसू थे। भोजन उसके गले से ही नहीं उतर रहा था। उसने तो अक्सर सीरियल में देखा था कि कोई भी बहू प्रेग्नेंट होती है तो उसका ख्याल उसके ससुराल वाले कितने अच्छे से रखते हैं, उसके पेट का पानी भी नहीं हिलने देते। और यहाँ तो हकीकत और असल जिंदगी क्या होती है, शायद उसे अब समझ में आ रहा था। और अपनी मम्मी की कही बातें जो वो अक्सर उसे समझाया करती थी। अब तक चाहत ने अपने ससुराल में सबका असली रूप देख लिया था। उसके जेठ भी कोई कम नहीं थे। हेतल भाभी की बातों में आकर छोटी छोटी बातों पर चाहत की गलती निकालते और लड़ते, क्योंकि हेतल भाभी को उसका कम काम करना अखरता था। अब इन सब से तंग आकर चाहत उसकी मम्मी के वहां चली गई। उसकी मम्मी का घर भी छोटा था और प्रेगनेंसी में उसे दिक्कत होती थी चढ़ने और उतरने में। फिर भी वह वहां 2 महीने बिताकर 5वें महीने में वापस ससुराल आ गई। अब उसे जैसे तैसे 9 महीने तक यहीं रहना था। सब उससे लड़ते थे, झगड़ते थे। एक बार तो उसके काका ससुर ने ये तक कह दिया कि जब उससे जिम्मेदारियां नहीं संभलती तो उसे इतनी जल्दी बच्चे के नई जिम्मेदारी उठाने के बारे में सोचना ही नहीं था। पर वह करती भी क्या, थोड़ा बहुत वह भी बोल देती थी, मगर फिर अकेले में रोती भी थी। कितना अच्छा समझती थी वह सबको, मगर कैसे निकले सबके सब जिम्मेदारियों के नाम पर उससे पूरे घर का काम करवाना चाहते थे, और उससे की हुई छोटी छोटी गलतियों की आड़ में उसे नादान साबित कर खुद को सही साबित करना चाहते थे वह। मगर चाहत पढ़ी लिखी थी, उनकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती। अरमान तो कुछ कहता ही नहीं था, क्योंकि वह खुद ही सबसे अकेले निपट लेती थी, मगर अंदर से वह कांपती थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी को पलटकर जवाब तक नहीं दिया था, और यहाँ आकर वह क्या से क्या बन गई। उसने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था, मगर करती भी क्या।
अगर खुद के लिए ना लड़ती तो क्या करती। दिन बीतते गए। अब उसके बेबी शॉवर के फंक्शन का आयोजन होना था। उसे 9 मंथ लगते ही उसके घर वाले ले जाएंगे। उन दिनों ईशान भाई को उसके दोस्त ने एक किराए पर फ्लैट देने का ऑफर दिया था। पहले तो वहां जाने का पक्का नहीं था, पर फिर चाहत का बेबी शॉवर उन्होंने वहीं से करने का तय किया, इसलिए सब उस फ्लैट पर गए। चाहत की गोद भराई के बाद चाहत अपने मायके चली गई और वह लोग वहीं रहने लग गए। चाहत की मम्मी का मायका और ससुराल दोनों एक ही शहर में थे, सो चाहत सीधे अपनी नानी के वहां रहने चली गई, क्योंकि उसके घर में उनका कमरा सबसे ऊपर था। इसीलिए उसकी डिलीवरी के बाद 1.25 महीना भी वह वहीं रहने वाली थी। कुछ दिनों बाद चाहत को हल्के हल्के दर्द होने लगे। उसने सबको बुलाया, फिर दर्द बढ़ने लगे तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया गया। हॉस्पिटल में एंट्री करने तक उसे दर्द हुए, फिर अचानक ही दर्द आने बंद हो गए। फिर क्या था, चाहत तो एडमिट हो चुकी थी, पर 2 दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से चाहत को बेटी हुई रात को 10 बजे। इस बात से सभी खुश थे, चाहत के पेरेंट्स, ससुराल वाले सब। यहाँ एक बात अच्छी ये थी कि उसके दोनों ही परिवार में कोई बेटे और बेटियों में फर्क नहीं करता था। अगले दिन चाहत को डिस्चार्ज भी मिल गया। 4 दिन बाद बच्ची का नामकरण था। उसके पूरे ससुराल वाले आए थे। बातों बातों में मजाक में चाहत की मम्मी ने कह दिया कि अब हमने डिलीवरी करवा दी, अब आप अपनी बहू को चाहो तो ले जा सकते हो। तो किसी ने कुछ कहा नहीं, सब अपनी अपनी बातों में लग गए। फिर रस्म अनुसार मधुरा बहन ने बेबी का नाम रखा, जिसका उन्हें चाहत की मम्मी ने नेक दिया। बेबी का नाम रखा गया बुलबुल। नामकरण के अगले दिन सभी अपने घर चले गए। चाहत की मम्मी ने चाहत को एक लिफाफा दिया और कहा, ये तेरी ननद ने दिया है बुलबुल को। चाहत, पर मम्मी, उन्होंने तो पहले ही इतने तोहफे दे दिए थे, फिर ये कवर क्यों? और ये तो वही कवर है जो आपने उन्हें दिया था नेक के तौर पर। रुचिका जी, हाँ, उन्होंने कहा है कि उसके फूफा जी की तरफ से है। चाहत, पर माँ, बुआ और फूफा वो तो दोनों एक ही हैं ना, फिर ये अलग से क्यों? रुचिका जी, ओफो, तू ज्यादा सोच मत, रख ले बस। रुचिका जी तो नहीं समझी, मगर चाहत बहुत कुछ समझ गई। फिर कुछ दिनों में चाहत के पास उसकी ननद का फोन आया। पहले तो उन्होंने चाहत का और बुलबुल का हालचाल पूछा, फिर कुछ फॉर्मल बातें करने के बाद बोली, मैंने जो कवर दिया था बुलबुल को वो मिला। चाहत, हाँ, पर आप और भाई तो एक ही हो, फिर आपने अलग से उनकी तरफ से क्यों दिया? मधुरा बहन, वो मैंने जानबूझकर दिया। तुमने कवर देखा? वो नेक में जो दिया था वही कवर है। भला ननद को कोई इतना कम नेक देता है, इसलिए। चाहत, मैं तो पहले ही समझ गई थी कि आपने हमारा कबर हमें ही वापस कर दिया। इसका मतलब आप हमें नीचा दिखाना चाहती थीं। मधुरा बहन, ऐसी बात नहीं है, पर क्या तुम्हारी मम्मी को इतनी समझ नहीं कि ननद को कितना नेक देना चाहिए? और तुम्हारी मम्मी तो तुम्हारी सौतेली मम्मी की तरह हैं, तभी तो बोल रही थी कि चाहत को ले जाओ। चाहत एकदम से गुस्से में आ गई ये सब सुनकर। उसे अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं था। फिर चाहत ने कहा, आपने मेरी मम्मी के बारे में ऐसा कहा तो कैसे कहा? आपको क्या पता उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, और अब मैं उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। चाहत की ननद और उसे सुनाने लग गई तो चाहत ने फोन काट दिया। उसने ये सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताईं। वह भी हैरत करने लगे। फिर उन्होंने उसे समझाया, बेटा तू इन सब बातों का बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना, वैसे भी तू कमजोर है, सिर्फ अपने और बेबी पर ध्यान देना, ओके। मगर चाहत के दिल में तो ये बात बैठ गई थी कि ज्यादा पैसों का घमंड है उसकी ननद को, तभी तो इतना कड़वा बोल गई। जब उसने उसकी मम्मी का लिहाज नहीं किया तो उसने भी बोलने से पहले सोचा नहीं कि उसने उसकी ननद के दिए तोहफे और खिलौने दोनों ही बुलबुल से दूर कर दिए, उसे यूज भी नहीं किया। आखिर वह भी एक स्वाभिमानी लड़की थी। ये बात सबको खबर पड़ी तो अरमान की फैमिली वालों ने मधुरा बहन को समझाया। फिर काफी दिनों तक दोनों परिवार वालों की बात बंद रही। इस बीच चाहत ने भी वहां न जाने का मन बना लिया था। चाहत और उसकी ननद के बीच हुई बहस की वजह से हालात ऐसे हो गए थे कि अरमान और चाहत की भी आपस में बातें नहीं होती थीं। ये दिन वैसे ही मुश्किल के थे, ऐसे में अरमान से भी दूरी चाहत के लिए मुश्किल था, और साथ ही साथ अरमान के लिए भी। वह तो अपनी बीबी और बच्ची दोनों से ही दूर था। ऐसे ही 3.5 महीने बीत गए।
चाहत अपनी नानी के वहाँ से अपनी मम्मी के घर भी आ गई थी। फिर जब एक रोज अरमान से रहा नहीं गया तो उसने चाहत को कॉल किया। चाहत को जैसे इसी का इंतजार था, उसने झट से फोन उठा लिया। हेलो, दोनों ने ही एक साथ बोला और फिर दोनों ही खामोश हो गए। दोनों ने ही एक दूसरे की आवाज न जाने कितने दिनों बाद सुनी थी। फिर अरमान ने उससे उसका हाल पूछा, फिर बातों ही बातों में उसे लेने आने को कह दिया। अरमान ने कहा तो चाहत मना नहीं कर पाई और वह उसके साथ आने को तैयार हो गई। चाहत बुलबुल को लेकर अरमान के साथ वापस आ गई। पहले वह उनके पुराने घर गए जहां वो रहा करते थे। वहां अरमान, चाहत और उनकी बेटी के अलावा बाकी सब नए घर पर थे। अरमान को इस दिन का बेसब्री से इंतजार था। इतने दिन उसने कैसे काटे थे वह ही जानता था। वह अपनी चाहत के साथ से बहुत खुश था। इतने दिनों बाद वह मिले थे। बहुत ही खुशनुमा पल थे वह। अरमान ने चाहत से ये भी कह दिया था कि अगर वह चाहे तो वह दोनों यहाँ भी रह सकते हैं। मगर चाहत ने सबके साथ रहने का ही फैसला किया और अगले दिन वह दोनों ही नए फ्लैट पर चले गए जहाँ उनका पूरा परिवार था। अब सब कुछ ठीक था। एक दिन सुबह का काम भाभी संभाल लेती तो शाम का चाहत, तो दूसरे दिन सुबह का चाहत तो शाम का भाभी। नेहा जी रोटी बनाने में चाहत की मदद कर देती और एक महीने में वह रोटी बनाना सीख भी गई। अब थोड़ी बहुत मिस्टेक तो उससे हो ही जाती, मगर ईशान भाई अक्सर खाने को लेकर बातें सुनाते, ऐसा बना है तो वैसा बना है। मगर घर में सब बुलबुल को बहुत प्यार करते, उसका ध्यान रखते, उसके साथ खेलते। हेतल भाभी कुछ भी करें उन्हें कोई गलती पर भी नहीं बोलता और चाहत की इतनी सी गलती पर भी उसे सुनना पड़ता। एक दिन हेतल भाभी और चाहत की कहासुनी हो गई। चाहत भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, उसने भी बराबरी से बात की। गुस्से में भाभी ने खुद ही दोनों टाइम खाना बनाने की बात कही और वह ही बनाने लगी। चाहत ने भी ना माफ़ी मांगी ना मनाया। वह भी इस बीच फ्री टाइम मिलता तो सिलाई सीखने चली जाती। कुछ कारणवश चाहत ने आधी ही सिलाई सीखी, मगर फिर भी वह बच्चों के फ्रॉक, सलवार सूट इतना तो सिलना सीख ही गई। घर के काम और झगड़ों की वजह से चाहत अक्सर कुछ दिन अपने मायके में रहकर आ जाया करती। इस बात से भी हेतल भाभी को तकलीफ थी, पर वो कुछ बोलती नहीं थी। दिन बीतते गए। अब बुलबुल 2.5 साल की हो चुकी थी। एक रोज फिर चाहत की तबीयत खराब हुई। चेकअप करने पर पता चला कि वह दोबारा माँ बनने वाली है। चाहत अभी इसके लिए रेडी नहीं थी, मगर फिर लेडी डॉक्टर ने उसे समझाया तो वह मान गई। अब नेहा जी ने दोनों बहुओं की एक एक दिन की बारी बांधी थी। एक दिन चाहत पूरा काम करती, एक दिन भाभी। आज चाहत से खाना बनाने में मिर्ची ज्यादा हो गई तो ईशान भाई ने चाहत को भला बुरा कह दिया। इस पर अरमान को गुस्सा आ गया और चाहत को लेकर वह उनके पुराने घर पर जाने लगा। फिर चाहत के इंसिस्ट करने पर वह पास ही में उनकी मौसी के वहां चले गए। झगड़े की वजह से चाहत ने भी अब की बार सोच लिया था कि वह और अरमान अब पुराने वाले घर में ही रहेंगे। मगर जब ये बात चाहत की मम्मी को पता चली तो उन्होंने चाहत को समझाया और सबके साथ ही रहने की सलाह दी। उन्होंने चाहत की मौसी सास से भी बात की। चाहत अपनी मम्मी की बात को टालती नहीं है, इसलिए अरमान को समझाकर वह वापस अपने ससुराल चली गई। दिन बीतने लगे। चाहत को 9वां महीना लगने वाला था। उसकी मम्मी ने कह दिया था कि वह डिलीवरी भावनगढ़ में ही करवाए। फिर डिलीवरी के दूसरे दिन भले ही वह सोमनपुर चली जाए, क्योंकि भावनगढ़ में ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी है। और हुआ भी ऐसा ही। 9वां महीना लगते ही चाहत अपनी मम्मी के वहाँ चली गई। इस बीच उसे ये बात भी पता चली कि हेतल भाभी अपने मायके चली गई हैं और उन्होंने कुछ शर्तें रखी हैं वापस आने के लिए। अब 9वां महीना पूरा होने को था, मगर अभी भी चाहत को बेबी नहीं हुआ और उसके भाई ने उसे ये कह दिया था कि ऐसी सिचुएशन में ऑपरेशन कर दिया जाता है। इस बात से परेशान उस रात चाहत खूब चल फिर करने लगी, जिससे उसे खूब खतरनाक दर्द हुए। जल्द ही हॉस्पिटल ले जाया गया और कुछ ही घंटों में उसे बेबी भी हो गया। कुछ देर में नर्स ने उसे उसका बेबी दिया और कहा, मुबारक हो, आपको बेटा हुआ है। इतनी तकलीफों के बाद चाहत को बेबी हुआ। उसके चेहरे पर अब कहीं सुकून के भाव आए। घर में सभी बहुत खुश थे। अरमान और उसके घर वालों को भी इस बात की खबर दी गई, पर अपनी मम्मी के साथ तुरंत ही भावनगढ़ के लिए निकल गया। कुछ ही घंटों में वह
चाहत के पास पहुंच गया। सभी बहुत खुश थे। इसी बीच अरमान ने चाहत को ये भी कह दिया कि हेतल भाभी और भाई अब हमारे साथ नहीं रहेंगे, वह हमारे पुराने घर में रहेंगे। चाहत क्या ही कहती इस बात पर, उनका बर्ताव, हरकतें तो यही सब इशारा कर रही थीं कि वह चाहत से अंदर ही अंदर काफ़ी जलती हैं। ऐसे समय में वह क्या साथ निभाएंगी। अगले दिन चाहत नेहा जी और अरमान के साथ सोमनपुर चली आई। कुछ दिन बाद बच्चे का नामकरण था। हेतल भाभी उसमें भी नहीं आईं। वह अपने मायके में ही थीं। उनके गम में ईशान भाई भी शामिल नहीं हुए। खैर, किसी के आने न आने से किसी का काम तो नहीं रुकता। बच्चे का अच्छे से नामकरण हो गया और उसका नाम आया सागर। ईशान भाई से रहा नहीं गया तो वह कुछ ही दिनों में भाभी की शर्त मानकर उन्हें और बच्चों को लेने चले गए और वहां से सीधा वह पुराने घर में ही गए। फिर कुछ दिनों बाद वह सबसे मिलने आए। चाहत का पूरा ख्याल उसकी सास ही रख रही थी। इसी बीच चाहत की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा उसे मिला। चाहत ने अपनी नानी यानी कि अर्पणा जी को हमेशा के लिए खो दिया और उसकी खुद की ऐसी हालत थी कि वह आखिरी बार अपनी नानी को दुनिया से विदा करने को भी नहीं जा पाई। अपने मम्मी पापा के बाद वह किसी को सबसे ज्यादा चाहती थी तो वह थी उसकी नानी। शादी के बाद वह अपनी गृहस्थी में इतना उलझ गई कि नानी के साथ वक्त ही नहीं बिता पाई। खैर, बुलबुल के होने पर वह अपनी नानी के साथ उनके घर पर रही थी। इस बात से उसे तसल्ली थी। दिन बीतने लगे। अब सागर 3 से 4 महीने का होने को आ गया था। हेतल भाभी तो अलग ही हो गई थी। अब चाहत को उनका तो कोई टेंशन नहीं था, मगर अब चाहत की सास के मिजाज ही बदल गए। पहले हेतल भाभी थीं तो वह उसे कुछ नहीं कहती थीं, क्योंकि उसे कहती तो भाभी को भी कहना पड़ता, और हेतल भाभी तो चाहत से 10 गुना तेज थीं। उसे तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मगर अब नेहा जी अपने पूरे सास वाले रूप में आ चुकी थीं। वह उसके साथ बिल्कुल वैसी ही हरकतें करती जैसी कि हेतल भाभी किया करती थीं। कभी कभी तो चाहत को ख्याल आता कि हेतल भाभी से इन्होंने ये सब सीखा है, ये हेतल भाभी ने इनसे। वह सबके सामने काम करके ये जताती कि सारा काम वही करती हैं और चाहत कुछ नहीं करती। ऐसे में सब यही समझते और चाहत को ही गलत ठहराते। हेतल भाभी से तो बराबरी से चाहत निपट लेती थी, मगर अपनी सास से कैसे। और अरमान, उसके पापा सभी उसके कहने में थे। अब चाहत से और ये सब झेला नहीं जा रहा था। फिर भी वह इग्नोर करके रह रही थी। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन नेहा जी किसी काम से अपनी बहन के वहां गई हुई थीं। बच्चे भी उनके साथ ही थे। घर में सिर्फ चाहत और उसके ससुर जी थे। चाहत ने नेहा जी से पूछकर उनकी पसंद की कढ़ी और खिचड़ी बनाई। चाहत से अक्सर कड़ी बिगड़ी जाती थी। उसकी सास को और अरमान को आने में देर थी तो चाहत और इसके ससुर खाना खाने लगे। इस बीच चाहत ने बस इतना ही कहा कि खाने में नमक थोड़ा कम है शायद। फिर क्या था, ससुर जी ने जो बोलना चालू किया कि वह कुछ बोल ही नहीं पाई। वह बोले, पूरी की पूरी कड़ी बेस्वाद है, कुछ स्वाद ही नहीं है उसमें, क्या करें। और कुछ बोल भी नहीं सकते। सुबह काम की वजह से खाना ठीक से नहीं खा पाते और रात को आओ तो ढंग का कुछ नहीं मिलता। मन मारकर खाना पड़ता है। शादी को अब तो काफ़ी साल हो गए, फिर भी खाना ठीक से नहीं बनता। घर में और काम ही क्या रहता है खाना बनाने के सिवा। वह भी पहले तो हाथों से पानी भरते थे, अब तो बटन चालू करो पानी भरा जाता है। हाथ से कपड़े धोते थे, अब तो मशीन में सब धुल जाते हैं। चाहत ने भी खाना भी खा लिया, सब उठाकर भी रख दिया। फिर भी उसके ससुर की बड़बड़ चालू ही थी। फिर बड़ी मुश्किल से वह चुप हुए। चाहत अपने रूम में आकर रोने लगी। उसे भी क्या पड़ी थी जो उसने पूछा। चाहत ने अपने रूम में आकर अरमान को फोन किया। चाहत, कहाँ हो तुम? अरमान, मासी के यहाँ। चाहत को लगा अरमान घर ना आकर के वहाँ बातों में लग गए हैं। चाहत पहले ही परेशान थी और उसने अपनी खीज पूरी अरमान पर उतार दी। वह बोली, तुम वहाँ आराम से गप्पे लगाओ और मैं यहाँ तुम्हारे पापा की बातें सुनूं और काम भी करूं और बाकी सब घूमते फिरते रहें। अरमान ने कहा, मैं बस यहाँ आया ही था और सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहा था और तुम कह रही हो कि। इतना बोलकर उसने फोन कट कर दिया। घर आकर उसने अपनी मम्मी के साथ खाना खाया और अपना हिसाब लेकर बैठ गया।
अक्सर ऐसा ही होता। एक तो चाहत को कुछ वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता और अरमान ज़्यादातर खामोशी रहता और उससे बात करने की बजाय अपना काम लेकर बैठ जाता। वो गुस्से में गई और अरमान के पास जाकर बैठ गई। चाहत, मैं कल जा रही हूँ अपने घर। तुमने बात की तुम्हारी मम्मी से? अरमान, नहीं। चाहत, पर तुमने तो कहा था कि तुमने बात कर ली। मैंने तो मेरे पापा को बुला भी लिया। अरमान, मैंने तुम्हारी मम्मी से बात की थी, अपनी नहीं। चाहत, अपनी मम्मी से क्यों नहीं? मेरी मम्मी को तो तुमने अच्छे से लॉलीपॉप दे दी जैसे मुझे देते हो, फिर अपनी मम्मी की क्यों नहीं? चाहत के एक रिश्तेदार के वहाँ शादी थी और वो 2 हफ्ते पहले से अपने मायके जाने की जिद कर रही थी और इसी बात पर से बहस हो रही थी। दोनों की बहस नेहा जी ने सुनी तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन अरमान के पापा से चाहत के जाने की बात कही तो उन्होंने थोड़ी आनाकानी की, फिर जाने के लिए हाँ कह दी। चाहत ने पहले ही पैकिंग कर ली थी जब नेहा जी अपनी बहन के वहाँ गई थी। फिर क्या, अगले दिन वह अपने पापा के साथ निकल गई भावनगढ़ के लिए। अब की बार चाहत अपनी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने माँ पापा से भी कह दिया था कि वह बिना बात किए नहीं जाएगी। हमेशा कोई ना कोई बात पर सब उससे लड़ते रहते हैं। अब वो और सहन नहीं करेगी। कुछ दिनों बाद उसके जिग्नेश भाई की शादी की रस्में शुरू हो गई थीं। तभी उसकी सास नेहा जी का उसे फ़ोन आया और उन्होंने उसे कह दिया कि कल अरमान आएगा, उसके साथ लौट आना, अब और दिन वहाँ नहीं रुकना। चाहत, पर मम्मी। नेहा जी, परवर कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। चाहत सोचने लगी कि सासू मम्मी के तो तेवर ही बदल गए। फिर उसने सोचा कि उसने जो डिसीजन लिया है वो सही ही है। जब शादी में अरमान उसके पापा उसके जय भाई आए तो चाहत के पापा ने उसे भेजने से इनकार कर दिया कि वह अभी कहीं घूमने जाएंगे किसी हिल स्टेशन पर, जब तक चाहत यहीं रुकेगी और अरमान को भी ले जाएंगे साथ में। अरमान के पापा मान गए और वह लोग शादी अटेंड करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब चाहत और उसकी फैमिली घूमने निकली तो अरमान को भी बुला लिया गया और वह सब टवेरा गाड़ी से अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। घर परिवार के मतभेद की वजह से दो प्यार करने वालों को अक्सर दूर रहना पड़ता है और ऐसा ही कुछ अरमान और चाहत के साथ भी हो रहा था। अरमान आगे ड्राइवर के साइड वाली सीट पर था। अब चाहत से रहा नहीं गया। पास होकर भी दूर रहते हुए तो वह बहाने से उसे पीछे से बैठने से उल्टी होगी। वह आगे जाकर अरमान के पास बैठ गई। ऐसा करके मन ही मन वह खुश हो रही थी। इतने दिनों बाद वह अपने अरमान के इतने पास थी। उसका स्पर्श पाते ही एक अजीब सी हलचल सी दौड़ गई उसमें। अरमान भी अपनी चाहत की नज़दीकी से मन ही मन खुश था। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद वह लोग सीतम नगर पहुंच गए। ये काफ़ी अच्छा हिल स्टेशन था। काफ़ी सारे टूरिस्ट आते थे यहाँ। वहाँ पहले ही एक रिसोर्ट में चाहत के पापा ने रूम बुक कर लिए थे। सो सभी अपने अपने रूम में कुछ देर आराम करने के लिए चले गए। अरमान और चाहत अपने रूम में पहुंचे अपने दोनों बच्चों के साथ। काफ़ी दिनों बाद ये पल आए थे जब वह दोनों साथ थे। दोपहर का वक्त था। सफ़र से थक कर बच्चे सो गए थे मगर इन दोनों की आंखों में नींद कहाँ थी। अरमान तो कभी पहल करता ही नहीं तो चाहत ही उसके पास आकर पलंग पर बैठ गई और बोली, कुछ बोलेंगे नहीं? अरमान, क्या बोलूं? चाहत, कुछ भी। इतने दिनों बाद हम मिले हैं तो कुछ तो। अरमान, ये बात तो तुमने ठीक कही कि इतने दिनों बाद हम मिले हैं, पर ऐसे में कुछ बोलना नहीं चाहता मैं, बल्कि कुछ करना चाहता हूँ। चाहत ने उसे संदेह भरी निगाहों से देखा और बोली, क्या क्या करना चाहते हो तुम? कहीं मैं जो समझ रही हूँ? अरमान, ठीक ठीक समझ रही हो तुम। चाहत, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरमान, हाँ डेफिनेटली। फिर क्या था, वह चाहत के करीब आने लगा। अब अरमान का मन था तो चाहत को तो मानना ही पड़ा। कुछ देर बाद शाम को सभी फ्रेश होकर घूमने निकल गए। बहुत अच्छी जगह थी और व्यूज भी काफ़ी सुंदर थे। सभी ने काफ़ी एंजॉय किया। 2-3 दिन यूं ही बीत गए। फिर मौका देकर अरमान ने चाहत से पूछा, अब तो तुम मेरे साथ चलोगी ना? चाहत, अरमान देखो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर अभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम बैठकर बात करें। मुझे तुम्हारे यहाँ सब कुछ ना कुछ भला बुरा कहते रहते हैं। मेरे कुछ इश्यूज़ हैं, पहले मैं सब क्लियर करना चाहती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ दिवाली के बाद आऊँगी।
अरमान, क्या इश्यूज हैं तुम्हारे? क्या बात करना चाहती हो? अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सफ़र पर से लौटते समय एक बार फिर अरमान ने चाहत से कहा, एक बार सोच लो, चल रही हो मेरे साथ? चाहत ने इनकार कर दिया और वह चला गया। उसके जाने के कुछ देर बाद उसकी मम्मी का फ़ोन आया और उन्होंने चाहत की मम्मी को खूब सुनाया कि चाहत को क्यों नहीं भेजा। तो रुचिका जी ने भी कह दिया कि हमारी बेटी को वहाँ तकलीफ़ है, हम बिना बात किए नहीं भेजेंगे। हर सुख था चाहत को उसके मायके में। कोई भी चीज़ उसके बोलने से पहले ही उसके लिए हाजिर हो जाती। सिर्फ बच्चों को संभालना और कोई काम नहीं, मगर फिर भी उसे खाली खाली सा महसूस होता। वह मन ही मन ये सोचती हुई, अगर मेरे ससुराल वाले अच्छे होते, मुझे समझते, तो शायद मुझे अपने ही पति से यूं दूर नहीं रहना पड़ता। कुछ दिनों बाद अरमान बिना किसी को कुछ बताए काम के और बच्चों से मिलने के बहाने चाहत को लेने के लिए आ गया। अरमान को देखकर ही चाहत ब्लश करने लगी। ना जाने क्यों उसे देखकर ही उसके होठों पर मुस्कान आने से पहले उसे पूछती नहीं। रात को डिनर करने के बाद जब सब सो गए, तब अरमान ने चाहत को खूब समझाया, पर चाहत नहीं मानी। फिर अगले दिन अरमान के पापा का फ़ोन आया, तो चाहत के पापा ने उन्हें कहा कि हम दिवाली बाद भेजेंगे। इतने में चाहत की मम्मी आईं और उन्होंने कहा, आप सही सही कहिए ना उनसे कि चाहत को कुछ समस्या है, वह बैठकर बात करना चाहती हैं, तभी वह वापस जाएगी। चाहत की मम्मी के कहने पर जब चाहत के पापा ने कहा, तो अरमान के पापा उन पर भड़क गए। फिर उन्होंने फ़ोन अरमान को दिया, तो उसने अपने पापा को शांत कराया। चाहत के पापा को काम पर जाना था। उन्होंने अरमान से इस बारे में बात की और वह चले गए। उनके जाने के बाद अरमान एक बार फिर चाहत को मनाने उसके रूम में गया। बुलबुल के होने के बाद चाहत के माता पिता भी अपने नए घर में शिफ्ट हो गए थे, जो कि पहले से बड़ा और काफ़ी अच्छा था। और उसे कहने लगा, कहानी के शुरू में, जानती हो, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। चाहत, तुम्हारे घर में सब मुझे बहुत टोकते हैं। तुम्हारे पापा मुझे अक्सर खाना बनाने पर से बातें सुनाते हैं। अब बस मुझसे और नहीं सुना जाता। जब तक वहाँ मुझे सब खुशी खुशी जैसे मैं वैसी हूँ मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं नहीं आऊँगी। इस तरह से काफ़ी सारी बातें हुई चाहत और अरमान के बीच। फिर जाते जाते उसने एक बार और चाहत से पूछा, पर वह नहीं मानी। जाना तो वह चाहती थी, मगर मजबूर थी। एक बहू एक पत्नी होने से पहले वो एक स्त्री है, जिसे सबके साथ साथ अपने बारे में भी सोचने का पूरा हक है। नवरात्रि के दिन शुरू हो गए थे। ना तो अरमान का चाहत के बिना कहीं मन लग रहा था, ना ही चाहत का अरमान के बिन। फिर भी अपने मम्मी पापा के कहने पर वह गरबा देखने गई। वहाँ उसने कुछ आंटियों को आपस में बात करते सुना। अरे ये चाहत तो उसके जिग्नेश भाई की शादी से यहाँ आई है ना? जब से यहीं है। एक आंटी ने तो पूछ भी लिया, और चाहत बेटा कैसी हो? तुम भाई की शादी से यहीं हो ना? सब ठीक तो है ना? चाहत, हाँ जी सब ठीक हैं। चाहत को काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ। वह कुछ ही देर में घर वापस आ गई। चाहत और उसकी फैमिली ने ये बात किसी को नहीं बताई थी कि वो यहाँ क्यों रुकी है। सिर्फ उन चारों के ही बीच थी, मगर अरमान की फैमिली ने तो उनके पूरे खानदान को बता दिया था और चाहत को गलत ठहराकर सबकी सिंपैथी गेन कर रहे थे। दशहरे के बाद भी अभी 20 दिन थे दिवाली को। चाहत ने अरमान से तो कह दिया था दिवाली बाद का, मगर उसके लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो गया था। वह चाहती थी कि अरमान उसकी चाहत में टूट जाए और हर हाल में उसे यहाँ से ले जाए, जैसे कि ईशान भाई हेतल भाभी को ले आए थे। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अरमान ईशान भाई की तरह नहीं है। उसमें बहुत धैर्य है। वह हर काम में धीरज रखता है और अपने माँ पापा की सुनता है। 3 बार अरमान चाहत को लेने जा चुका था, मगर अब वो चाहता था कि चाहत खुद से उसे बुलाए, बिना किसी बातचीत के वह आ जाए। और फिर कुछ ही दिनों में दिवाली के बाद ही उसकी मासी की बेटी अमीषा की शादी थी। ऐसे में चाहत को चिंता थी कि क्या पता अरमान उसे लेने आएंगे भी या नहीं। दिन बीतने लगे और दिवाली भी आ गई, मगर अरमान और उसके परिवार वालों की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया। हालांकि बच्चों से अक्सर वो वीडियो कॉल पर बात करते थे। चाहत के पापा ने दिवाली के दूसरे दिन अरमान को बुलाया भी कि आप आ जाइए, बैठकर बात कर लेते हैं। उसने फ़ोन पर तो कह दिया कि देखते हैं,
पॉसिबल हुआ तो सारा दिन उन्होंने इंतज़ार किया, पर न अरमान आया न उसका कोई फ़ोन। असल में अरमान को उसके पापा ने आने से मना कर दिया था और वह अपने पापा की कोई बात टालता नहीं है। एक एक दिन चाहत के लिए मुश्किल होता जा रहा था। फिर उससे रहा नहीं गया तो उसने रात को अरमान को मैसेज करके कह ही दिया, आए क्यों नहीं तुम आज। अरमान, थकान ज़्यादा थी इसीलिए। चाहत, कम से कम इतना तो फ़ोन करके बोल ही सकते थे कि मैं नहीं आने वाला। पापा के बोलने पर भी तुम नहीं आए। मैंने कहा था ना कि दिवाली के बाद बैठकर बात करेंगे। अरमान, क्या बात करनी है तुम्हें? क्या तकलीफ़ है तुम्हें? बिना बात किए नहीं आ सकती तुम? कुछ ही दिन में अमीषा की शादी है, उसकी तैयारियां करूं कि सबको लेकर वहां बात करने आऊं? बोलो। चाहत, नहीं। अरमान गुस्से से, हाँ तो फिर ठीक है, तुम्हें बात करना है तो शादी हो जाने तक का इंतजार करो, फिर बात करेंगे। और हाँ, तुम्हें तकलीफ है, तुम्हें बात करनी है तो तुम अपने पेरेंट्स को लेकर यहाँ आओ, हम नहीं आएंगे वहाँ। चाहत गुस्से से, ठीक है तो फिर अब नहीं मुझसे बात करना, नहीं मेरे बच्चों से, समझे? हमसे तुम्हारा रिश्ता खत्म। इतना बोलकर चाहत ने फोन काट दिया। फिर अरमान का फोन आया। चाहत के उठाने पर उसने कहा, मेरे बच्चे हैं, 10 बार फोन करूंगा तो मुझे उनसे बात करने से रोक नहीं सकती, समझी? चाहत, तुम्हारे बच्चे हैं तभी इन 3 महीनों में एक टॉफी जैसी चीज भी नहीं भेजी बच्चों को। बड़े आए मेरे बच्चे हैं। दोनों ने ही गुस्से में फोन काट दिया। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरजू करते, मगर फिर आरजुओं का बिखरना भी जरूरी था। चाहत गुमसुम सी बैठी थी और टीवी में ये गाना बज रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गाना उसी के लिए बना हो। फिर उसने चिढ़कर अपने भाई से कहा, बदल तो इसे, पहले ही मेरा मूड खराब है। उसके भाई ने टीवी ही ऑफ कर दी और वहां से अपने रूम में चला गया। उस रात ना अरमान को नींद आई, ना ही चाहत की आंखों में नींद थी। अरमान तो सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव और पार्वती जी के दर्शन के लिए भी चला गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना भी की, हाथ जोड़ते हुए, भगवान शिव, बहुत अटपटा लग रहा है मगर ये करना भी जरूरी है। लड़कियों वाले काम कर रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिएगा। चाहत बिना किसी बातचीत और शर्त के ही आने को राजी हो जाए प्लीज। आपको माता पार्वती के प्रेम की सौगंध। अब आगे आपकी मर्जी। फिर अरमान अपनी दुकान चला गया और काम में लग गया। इधर चाहत का तो किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे तो पुराने पल याद आते और उसकी आंखों से आंसू बह जाते। चाहत को उसकी मम्मी ने समझाया भी कि वो जरूर लेने आएंगे तुझे, और ना भी आए तो अपने दोनों बच्चों को देखकर जी, इनसे बढ़कर कुछ है क्या? बोल। चाहत, नहीं। रुचिका जी, बस तो फिर। चाहत, पर माँ, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मैं भी औरों की तरह सुंदर होती, मेरे दांत बाहर नहीं होते, तो मेरी जिंदगी आज कुछ और ही होती? रुचिका जी, बेटा कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ भगवान के हाथों में होता है। तू अपने आप को दोष क्यों देती है? और फिर जोड़ियां तो ईश्वरी बनाते हैं, समझी? इतना कहकर रुचिका जी प्यार से अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरकर किचन में चली जाती हैं। मगर चाहत के दिमाग में अभी भी यही बात घूमती है कि हो सकता है कि मेरे दांत बाहर होने की वजह से ही अरमान की जिंदगी में मेरी कदर नहीं है। अपनी बहन की शादी की तैयारियों में मगन है। मेरे होने से ना होने से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। आज सुबह से ना अरमान का कोई मैसेज आया था, ना ही कॉल। आज तो उसने बच्चों से भी वीडियो कॉल पर बात नहीं की थी। चाहत को नींद तो नहीं आ रही थी, मगर फिर उसने उम्मीद छोड़ दी और फोन रख दिया। फिर रात को 12:30 बजे मोबाइल में एक मैसेज की आवाज आई। चाहत ने झट से फोन हाथ में ले लिया। नोटिफिकेशन में देखा तो ग्रुप मैसेज था। वह निराश हो गई। फिर एक मैसेज की आवाज आई। उसने फिर देखा तो मैसेज फैमिली ग्रुप में से था। चाहत फिर उदास हो गई। अब की बार फिर मैसेज आया तो चाहत ने नोटिफिकेशन चेक ही नहीं किया और वह सो गई। आज उसकी नींद
5 बजे रात से ही खुल गई। उसने मोबाइल देखा तो नोटिफिकेशन में अरमान ने एक इमेज भेजी थी। चाहत ने थोड़ा अकड़ दिखाते हुए चेक नहीं की और मोबाइल रख दिया, मगर अब जाकर उसके दिल को कहीं सुकून था। खैर, कुछ देर बाद फिर एक मैसेज आया, वो भी अरमान की तरफ से भेजी हुई कोई इमेज थी। अब चाहत से रहा नहीं गया तो उसने वह इमेजेस चेक कर ही ली। वह एक लविंग कपल की इमेज थी जिसमें लिखा हुआ था स्वीट ड्रीम्स माय लव, और सेकंड इमेज भी एक लविंग कपल की थी जिसमें लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग माय एवरीथिंग। ये इमेजेस देखकर चाहत के फेस पर स्माइल आ गई और ना चाहते हुए भी उसने अरमान को मैसेज किया, चाहत कल इतनी बहस हुई थी हमारी, फिर ऐसे लविंग मैसेज क्यों भेज रहे हो? आखिर है क्या तुम्हारे दिल में? अरमान, मोहब्बत। चाहत, तो फिर दूर क्यों हो मुझसे? अरमान, मैं नहीं रहता और मुझे शौक भी नहीं है। चाहत, फिर क्यों नहीं आ रहे मुझे लेने? अरमान, नहीं आती हो तुम। चाहत, आ जाऊंगी अब की बार। अरमान, कब? चाहत, जब तुम आना चाहो और मैं बोलूंगी तो क्या सही में आ जाओगे? अरमान, तुम कहो तो अभी आ जाऊं। चाहत, नहीं अभी नहीं, कल आ जाना। पापा और भाई दुकान गए हैं, उनसे पूछ लूं, उन्हें बताना तो पड़ेगा ना फिर। अरमान, ठीक है। चाहत, अच्छा सुनो, एक काम करो, आज रात को आ जाओ, रात यहीं रुक कर कल सुबह सोमनपुर के लिए निकल जाएंगे। अरमान, ओके, जैसा तुम कहो। अरमान की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी तो मन मांगी मुराद पूरी हो गई। भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना सुन ली। चाहत आने के लिए राजी हो गई और उसे क्या चाहिए वो भी बिना बात किए। असल में अरमान चाहत को बहुत चाहता था। उसकी सोच यही थी कि कहीं बात करने से और बातें बिगड़ ना जाएं और कहीं उसे अपनी चाहत को खोना ना पड़े, मगर अब उसे किसी बात की तकलीफ ना हो, इस बात का वो पूरा ख्याल रखेगा। इधर चाहत भी अरमान के साथ जाने को राजी हो गई, क्योंकि उसके लिए अपनी मोहब्बत से बढ़कर और कुछ नहीं है। क्योंकि अरमान के बिना उसे वैसे भी चैन नहीं मिलता, तो उससे दूर रहने की बजाय वह उसके साथ ही रहे तो बेहतर है। अपनी मोहब्बत की खातिर वह सब कुछ इग्नोर करने को तैयार हो गई। रात को जब अरमान आया तो उसकी नज़र बार बार उसी पर थम जाती। वह दिल ही दिल में बहुत खुश थी और अगले दिन वह अपने बच्चों को लेकर अरमान के साथ सोमनपुर के लिए निकल गई। उसे उसकी मम्मी ने पहले ही समझा दिया था, बेटा जब तेरी खुशी तेरे पति में है तो अब की बार किसी को भी शिकायत का मौका ही मत देना, और कोई कुछ भी बोले तो चुपचाप सुन लेना। चाहत और अरमान सोमनपुर पहुंच जाते हैं। पूरा दिन काम काज में बीत जाने के बाद रात को सभी डिनर करके सो जाते हैं, पर चाहत और अरमान कहाँ सोने वाले थे। वह तो एक दूसरे के पास हैं। उससे भी अहम बात वह एक दूसरे के साथ हैं। ऐसे तो हमेशा चाहत शेरो शायरी करती रहती, मगर आज अरमान ने चाहत की आंखों में देखते हुए कहा, जब तुम मेरी बाहों में हो, खुशियाँ हमारी राहों में हों, गमों की परछाइयाँ ना अब मैं आने दूंगा, तुम्हें ना खुद से दूर जाने दूंगा। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।